दोस्तों, all products are good. They have different USPs, they have different specification, they have different features. इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है, कौन से प्रोडक्ट से आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पूरी होती है और उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए क्या क्या स्टेप्स लें। ये सारी बातें आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शुक्ला। मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा एक इक्विपमेंट को किस तरह से लिया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ मुद्दे की बातें करूंगा। हमें ये देखना है कि हमें भेड़-चाल बिल्कुल नहीं करनी है। उस कस्टमर ने ये इक्विपमेंट लिया है तो मैं भी ये इक्विपमेंट ले लेता हूँ। वो बहुत बड़ा ठेकेदार है, वो वाला इक्विपमेंट लेता है, मैं वो इक्विपमेंट ले सकता हूँ, मैं ले लेता हूँ। अपने को भेड़-चाल बिल्कुल नहीं करनी है, अपने को दिमाग यूज़ करना है और कभी भी अपने आप को एक ब्रांड लॉयल कस्टमर डिक्लेयर नहीं करना है। अगर आप मार्केट में ये डिक्लेयर कर देंगे कि मैं केवल यही प्रोडक्ट ख़रीदता हूँ, तो आप एक अच्छे प्रोडक्ट से वंचित रह जाएंगे और आपको एक अच्छी डील मिलने वाली नहीं है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा, एक कार खरीदने का क्राइटेरिया और एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदने का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होता है। कार हम लोग दिल से खरीदते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हम लोग खरीदते हैं दिमाग से। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हम लोग खरीदते हैं पैसा कमाने के लिए, अपना काम एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये एक स्टेटस सिंबल नहीं है। ये हमारे लिए पैसा कमाने का और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का एक तरीका है। तीसरी बात मैं कहूँगा, अगर आप कोई भी इक्विपमेंट खरीदने जा रहे हैं तो अपने KYC डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। जब भी आपकी ज़रूरत है आप KYC डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए, और जिससे कि आप अपना इक्विपमेंट जल्दी से जल्दी खरीद सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो यकीन मानिए आपको फाइनेंसर से और मैन्युफैक्चरर से बहुत अच्छी डील मिलने वाली है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स की अपनी पैरेलल फाइनेंस कंपनी होती है, वो अपने प्रोडक्ट को ही फाइनेंस किया करते हैं। आप उनके पास जा सकते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर फाइनेंसर से स्पेशल MOUs करते हैं, उसके अंदर वो 100% रिस्क शेयरिंग बेसिस पे काम करते हैं, रिस्क पूल पे काम करते हैं। वो कंपनीज, उन मैन्युफैक्चरर के पास आप जाओगे तो आपको फाइनेंस लेने में आसानी रहेगी। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, आपको फाइनेंस में दिक्कत आने वाली है, तो आप उन कंपनीज़ को भी अप्रोच कर सकते हैं जिनके नंबर्स मार्केट में कम हैं। क्योंकि ऐसे केस के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो आपके इक्विपमेंट को बहुत अपनी मेहनत से फाइनेंस करवा सकते हैं। वो उसके लिए ज़्यादा फाइट कर सकते हैं, वो ज़्यादा फॉलोअप कर सकते हैं फाइनेंस कंपनीज से। अगर आप आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, आप किसी बड़े मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, तो वो कंपनीज ऑलवेज़ फाइनेंस कंपनी से कह सकती है कि यार आप मेरे इतने स्ट्रॉन्ग केस कर रहे हो, एक दो वीक केस आप करने की कोशिश करो, उस केस के अंदर भी आपको एडवांटेज हो सकता है। हेलो दोस्तों, हम चालू करते हैं अपना स्मार्ट बाइंग प्रोसेस। इसके अंदर मैं आपसे 10 अलग अलग पॉइंट पे बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है इस कड़ी के अंदर, स्टार्ट योर प्रोसेस एट द राइट टाइम। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इक्विपमेंट आप खरीदने जा रहे हैं वो डीलर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास एक्स स्टॉक अवेलेबल हो। उसके लिए डिलीवरी में टाइम लगेगा, आप लोगों से बात करेंगे, सर्वे में टाइम लगेगा, कंपैरिजन में टाइम लगेगा और फाइनेंस प्रोसेस में टाइम लगेगा। अगर आप ये सब चीज़ें कुछ लेके नहीं चलते हैं तो आपको डिलीवरी के अंदर, इंस्टॉलेशन के अंदर, अगर आप प्लांट वगैरह ले रहे हैं तो आपको उसको इंस्टॉल भी करना होगा। इन सब चीज़ों में आपको टाइम लगने वाला है। अगर आपने किसी भी तरह से, अगर किसी भी कारण से ये प्रोसेस देर से चालू किया, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको इक्विपमेंट यूज़ करने वाला जो स्टेज आएगी उसके अंदर आप डिले हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे एडवाइस है, जब भी आप इक्विपमेंट खरीदना चाहें तो वो प्रोसेस एक ठीक टाइम पे चालू करें। आपको ऑपरेटर की ज़रूरत भी होगी, ऑपरेटर को भी बुलाना भी होगा। अगर इन केस ऑफ प्लांट आपको पूरी की पूरी ऑपरेशन टीम चाहिए होगी, उसके अंदर 5, 6, 7, 8, 10 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उनको भी आने में टाइम लगेगा, ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगेगा। तो ये सारा प्रोसेस आप बिल्कुल सही टाइम पे चालू कीजिए। दूसरी चीज़, अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट। आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी आज की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है। और एक छोटे से छोटे पॉइंट पे आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, पता कीजिए कि आप जो इक्विपमेंट खरीदने जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, आपका आर्ली प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, मंथली प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, डेली प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने दिनों तक, कितने साल तक आपको इक्विपमेंट यूज़ करना है। ये चीज़ें अगर आप कंपाइल करके चलेंगे, जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ कि लोडर की, आपको
3 टन का लोडर लेना है या 5 टन का लोडर लेना है या 2 टन के लोडर से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये सब चीज़ें अगर आप स्टडी करेंगे तो आप उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं कि मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे किस कैपेसिटी की इक्विपमेंट लेनी है। अगर आप क्रेन की बात करें तो मुझे क्या कंसाइनमेंट लिफ्ट करना है, किस हाइट तक लिफ्ट करना है, किस रीच तक लिफ्ट करना है, ये आप एक बार मोटा मोटा पता कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शंस अवेलेबल। हमें देखना है क्या क्या ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। हम इक्विपमेंट को परचेज़ कर सकते हैं, हम इक्विपमेंट को रेंट पे ले सकते हैं, हम सेकेंड हैंड इक्विपमेंट भी ले सकते हैं और हम इक्विपमेंट को लीजिंग पे भी ले सकते हैं। हमें आज की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है और हमें फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। हमें ये भी देखना है 2 तरह के इक्विपमेंट होते हैं ब्रॉडली। अगर आप इक्विपमेंट देखें सारे मैन्युफैक्चरर के अंदर, कुछ तो वैल्यू फॉर मनी इक्विपमेंट होते हैं, इकोनॉमिक इक्विपमेंट होते हैं, और कुछ लाइफ साइकिल प्रोडक्ट होते हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है लेकिन उनकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये भी हमें देखना है। हमें सुनना सबकी है, जितने भी लोग हैं, जितने भी मार्केटिंग के लोग हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, सबकी बातें सुननी है। वो अपने को कुछ ना कुछ इनपुट दे के ही जाएंगे। हम सबसे देखें, सबके प्रोडक्ट को स्टडी करें, सबके कंपैरिजन को देखें। ये सब हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमें एडवांटेज होने वाला है। फिर हमें उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता करना है, उनकी फ़िलासफ़ी के बारे में पता करना है। और एक बात आप देखिए, अगर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप नेगोशिएट भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन लेके ही नहीं चले तो आप यकीन मानिए मेरी बात का, आप एक अच्छी तरीके से नेगोशिएट नहीं कर सकते। अगर आपको बेटर डील लेनी है मार्केट में तो ट्राई टू कीप एटलीस्ट 2-3 ऑप्शंस इन हैंड। हमने अपनी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4, अंडरस्टैंड इक्विपमेंट। जो भी हमने अपना इक्विपमेंट का एप्लीकेशन हमने डिसाइड की है, हम उस बेसिस के अंदर हम कुछ मैन्युफैक्चरर्स को कॉल करेंगे, उनके इक्विपमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे, उनके फीचर्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशन क्या हैं, यूएसपीज़ क्या हैं, टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं। आप उन लोगों को कॉल कीजिए, एक एक करके कॉल कर लीजिए, उनको टाइम दीजिए, बात कीजिए, पता कीजिए कि ये कंपनीज़ क्या ऑफ़र कर रही हैं और चेक कीजिए कि ये आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह से सूट कर रही है। कोई भी इक्विपमेंट होता है उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ लगभग 10 साल या 20,000 घंटे के करीब होता है। इक्विपमेंट पे डिपेंड करता है, इक्विपमेंट प्लांट पे डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप की जो कैटेगरीज़ हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मोटा मोटा हम लेते हैं कि किसी इक्विपमेंट की लाइफ 20,000 घंटे या 10 साल होता है। वो इक्विपमेंट आपके पास अगले 10 साल तक रहने वाला है। इसके लिए इस पॉइंट को आपको बहुत ज़्यादा जोर देना है। आप पता कीजिए कि आपका कौन सा इक्विपमेंट आपको या टेक्नोलॉजी आपको बचत करने वाली है। ये सब चीज़ें आप स्टडी करना चालू कर दीजिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है हमारा शॉर्ट लिस्टिंग। आपने कई लोगों से बात कर लिए, उनकी स्पेसिफिकेशन देख लिया, उनका फीचर्स देख लिया, अपने प्रोडक्ट को समझ लीजिए। उस बेसिस पे आप कुछ मोटा मोटा इक्विपमेंट को फाइनलाइज कर लीजिए, शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए कि ये इक्विपमेंट के अंदर मैं कुछ ले सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपको इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं और आप प्रोडक्ट से बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन फिर भी आपने लोगों से बात की, नए नए टेक्नोलॉजी देखी, फिर भी आपको कोई नया प्रोडक्ट समझ में नहीं आया और आपको लगा कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो अपना टाइम मत ख़राब कीजिए और उस इक्विपमेंट को आप परचेज़ कर लीजिए। अगर आपको लगा कि मेरे पास जो इक्विपमेंट है उससे बेहतर इक्विपमेंट आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनको आप अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लीजिए और उन पर भी आगे आप कार्रवाई चालू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डोंट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर ये बात तब लागू होती है जब आप एक कॉर्पोरेट कंपनी होती हैं। कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए ये एडवाइजेबल नहीं है कि सारे के सारे इक्विपमेंट एक ही कंपनी के हों। अगर किसी इक्विपमेंट कस्टमर को 10 एक्सकेवेटर लेना है तो उसको कम से कम 2 मैन्युफैक्चरर रखने चाहिए, क्योंकि कल की तारीख में हो सकता है कि किसी एक कंपनी के अंदर दिक्कत आ जाए, उसका मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आ जाए या कभी कोई स्ट्राइक हो जाए, उस केस के अंदर आपको पार्ट्स की सप्लाई में दिक्कत आएगा आपको। लेकिन अगर आपको 1, 2, 3 इक्विपमेंट तक लेना है तो ये हमेशा एडवाइजेबल है कि एक ही मैन्युफैक्चरर से आप इक्विपमेंट खरीदें, जिससे कि आपको सर्विस और पार्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सहूलियत होने वाली है। लेकिन ये चीज़ एप्लीकेबल तब नहीं होती है जब आपको बल्क के अंदर बाइंग करनी है। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप एटलीस्ट
टू सोर्स ऑफ सप्लाई। नंबर 6 है हमारा इक्विपमेंट इकोनॉमिक्स। आप किसी भी इक्विपमेंट के परचेज़ करने से पहले इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उस इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है, उस इक्विपमेंट की ओनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। ओनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है कि 1 घंटे के अंदर 1 टन प्रोड्यूस करने के लिए या 1 घंटे के अंदर उसकी क्या कॉस्टिंग आती है, या 1 टन हैंडल करने के लिए उसकी क्या कॉस्टिंग आती है, उसको ओनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। इसके अंदर मोटा मोटा सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। आप उस इक्विपमेंट की ओनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट या पर आवर्ली कॉस्ट या पता कीजिए, उसकी रीसेल वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर वो पता कीजिए। ये बात तय है कि आप इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए ले रहे हैं, बेचने के लिए नहीं ले रहे हैं। लेकिन 8-10 साल के बाद जब उसकी इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म हो जाएगी आपके लिए, हो सकता है आप उसको बेच के इक्विपमेंट को अपग्रेड करना चाहें, उस केस में आपको मशीन को बेचना होगा। तो रीसेल वैल्यू आज की तारीख में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 10 साल के बाद आपकी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी पता कीजिए। और फ्यूल कॉस्ट क्या है, अगर कोई इक्विपमेंट उसकी फ्यूल कॉस्ट या पर आवर फ्यूल कंजम्पशन कम है तो वो इक्विपमेंट आपको इकोनॉमिक रहने वाला है। ये चीज़ वैसे भी ओनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नो योर सेलर। आपको जो भी एजेंसीज़, जो भी मैन्युफैक्चरर, जो भी डीलर आपको इक्विपमेंट प्रमोट कर रहे हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो कंपनी जो है कितनी रिलायबल है, कितनी मार्केट में है, अच्छी है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उनकी रेपुटेशन कैसी है, मैन्युफैक्चरर के बारे में एज वेल एज डीलर के बारे में दोनों चीज़ें बात अगर आप पता करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उस प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज कैसी है, वो उस कंपनी की वारंटी पॉलिसीज़ क्या है, गुडविल वारंटी पॉलिसीज़ क्या है। कई बार क्या होता है कंपनी की वारंटी के अंदर तो आपका इक्विपमेंट आउट ऑफ वारंटी होता है, लेकिन उस कंपनी की गुडविल वारंटी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी होती हैं कि वो आपको वारंटी के बाद भी आपकी रिपेयर को फ्री में या कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे एग्जीक्यूट कर सकती है। वो चीज़ें भी आपको स्टडी करनी है। ये सब चीज़ें उस कंपनी की या मैन्युफैक्चरर की फ़िलॉसफी पे डिपेंड करती है। आपका उस मैन्युफैक्चरर से रैपो कैसा है। अगर आपका उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव से, उस कंपनी के मैनेजमेंट से बहुत अच्छा रैपो है तो वो भी आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा करने वाला है। उस कंपनी की लोकेशन क्या है। आपको कोई भी पार्ट्स आएंगे, रूटीन पार्ट्स तो आपको डीलर के पास मिल जाएंगे, लेकिन इमरजेंसी पार्ट्स हैं या ब्रेकडाउन पार्ट्स हैं वो आपको कंपनी से ही आपके पास आने वाले हैं। तो जितनी कंपनी आपकी साइट से, वर्किंग साइट से पास होगी, आपको ये एडवांटेज होगा। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं या आपकी मशीन का डाउन टाइम बहुत कम कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 8 है हमारा रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आप कोई भी इक्विपमेंट आप लेने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे इक्विपमेंट की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो प्रोडक्ट मोर और लेस ये मानते हैं इस्टेब्लिश प्रोडक्ट है और रिलायबल प्रोडक्ट है। ये बात भी सही है कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नए नए मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं, आप उनसे भी बात करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट की ओवरऑल रिलायबिलिटी जानना ज़रूरी है। अगर नया प्रोडक्ट भी है तो आप उनके रेफरेंस से बात कीजिए। पुराना प्रोडक्ट है, आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उसके बाद भी उनके रेफरेंस से बात करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हम बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। मार्केट में जो चीज़ बिक रही है वो अच्छी होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। हम नई टेक्नोलॉजी की भी बात कर सकते हैं, नए मैन्युफैक्चरर की भी बात कर सकते हैं। उनके रेफरेंस से हम बात कीजिए और पता कीजिए ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा रिलायबल है। आप परचेज़ करने के लिए ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर सेल्स सपोर्ट। उस कंपनी का जो प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हैं उसका आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क कैसा है, आपका सर्विस पॉइंट्स की लोकेशन क्या है, आपका जो प्रोजेक्ट साइट है उसकी लोकेशन कितनी दूरी पे है, उसके इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के अंदर 2000 आवर्स सर्विस के अंदर क्या क्या फिल्टर्स लगने वाले हैं और क्या क्या लुब्रिकेशन लगने वाला है, ऑयल लगने वाला है, कंज्यूमेबल लगने वाले हैं, उनकी कॉस्टिंग आप पता कर लीजिए। आप जोड़ लीजिए कि इक्विपमेंट को हम 2000 घंटे की सर्विस करेंगे तो उसकी कितनी कॉस्टिंग आएगी। ये चीज़ें आपको इक्विपमेंट को समझने के लिए मदद करेगी। आप जो कंपनी से या जो मैन्युफैक्चरर से या डीलर से इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं उनका सर्विस नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, उस प्रोडक्ट का क्या रिस्पॉन्स टाइम है, क्या टर्नओवर टाइम है, मतलब इक्विपमेंट ख़राब होने के बाद कितने दिनों के अंदर इंजीनियर आपकी साइट पे पहुंचेगा और कितने दिनों में आपकी मशीन को वापस बैक टू द
वर्क करेगा, ये चीज़ें भी आपको ज़रूर गौर करनी चाहिए। जो प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हैं उसके पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है, ये ज़रूरी है आप ये भी पता करें। नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप कंपनी से पार्ट्स और सर्विस लीजिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो पार्ट के इक्विवेलेंट आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। अगर वो पार्ट्स आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे तो आपकी डिपेंडेंसी कंपनी के ऊपर कम होगी। सबसे आखिर में मैं ये बात करना चाहूँगा पॉइंट नंबर 10 पे, व्हाट इज़ द हेल्दी लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कितने टाइम तक बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। इसको देशी भाषा में राजस्थान में बोलते हैं मशीन का बुढ़ापा कैसा है। अगर आप पुराने किसी भी कस्टमर से बात करें तो ये कहेगा यार वो तो ठीक है, नई मशीनें सारी अच्छी चलती हैं, लेकिन मशीन का बुढ़ापा कैसा है। ये चीज़ें जो मशीनें ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं आप आराम से पता कर सकेंगे, पर ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली आप उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो नई प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं। उसके अंदर आप उनके बाकी चीज़ों से आप देख सकते हैं, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट टू कंसिडर योर नेक्स्ट प्रोडक्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बातें की एक इक्विपमेंट को हम स्मार्टली और सिस्टमेटिकली हम किस तरह से खरीद सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपके बाकी दोस्त कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। एक बात मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर एक बात बड़े ज़ोरों से कही जाती है या सब लोग मानते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग। आप कोई भी इक्विपमेंट खरीदने जा रहे हैं, सेलर आपको किंग की तरह ट्रीट करता है तो आप भी एक किंग की तरह बिहेव कीजिए। आप हम्बल तरीके से बिहेव कीजिए। कोई भी डील अगर आप विन विन तरीके से लेंगे, मतलब आपको भी फ़ायदा रहे और सेलर को भी फ़ायदा रहे, तो ये आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा देगा। आप किसी कस्टमर को या किसी मैन्युफैक्चरर को या किसी डीलर को इस हद तक नेगोशिएट मत कीजिए कि आने वाले टाइम में आपको बेटर सर्विस नहीं दे पाए। ये आपका कॉल है। बाकी मेरी ये गुजारिश है आपको कि ट्राई टू कीप सम मार्जिन विद द डीलर, विद द मैन्युफैक्चरर, उससे वो आपको आने वाले टाइम में बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। थैंक यू। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देर किस बात की है, आगे कदम बढ़ाइए अपने नए इक्विपमेंट के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए। जो भी आपकी इक्विपमेंट लिस्ट है, शॉपिंग लिस्ट है, आप स्टेप्स कीजिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं।